हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का चैप्टर देख लेते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका जो हम फर्स्ट पार्ट है इसका कवर कर चुके हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट देखिए इसका कवर हो चुका है। आज हमें पढ़ना है हिमालय, ठीक है। आज हमें पढ़ना है हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक है। और ये आपका चैप्टर बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको 3-4 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो इतना आप लोग कर लेना। तो चलिए इसको आगे देखते हैं, कहाँ से हमें चैप्टर को देखना था, इसको स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 6 से 10 तक का भूगोल मैंने आपका कवर करवा दिया है, और कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसको जाके देख लीजिए। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो आपका क्लास 11 और 12 की जो बुक्स हैं भूगोल में, क्योंकि जो आपका भूगोल का सिलेबस है बहुत बड़ा है, आप लोगों को भी जानकारी है। तो 3 किताबें हैं आपकी, 3 11 में और 3 किताबें आपकी 12 में हैं। तो अभी हमने फिलहाल में आपकी कक्षा 11 की, और कक्षा 11 में आपका इंडियन भूगोल यानी इन्वायरमेंट भूगोल भी आप इसको कह सकते हैं, हमने स्टार्ट किया है। तो इसको हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हम लोग इधर पे देख चुके थे। भू आकृति, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर का नहीं देखा है तो इसको जाके देख लीजिए। और अब हम इसको इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने बोला है कि मतलब थोड़ा धीमे पढ़ाना, तो आज मैं आपको धीमे पढ़ाने की कोशिश करूंगी। जिसको तेजी से पढ़ना है तो इसकी आप प्लेबैक स्पीड तेज करके इसको आराम से तेज करके पढ़ सकते हैं। 1.5 कर लीजिएगा, आराम से आप लोगों को कंफर्टेबल फील होगा। चलिए तो इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। किसी स्थान की, मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैं थोड़ा इसको और रिवाइज करना चाहूंगी। किसी स्थान की भू आकृति यानी किस प्रकार का वहाँ का भूमि का आकार है, पर्वत है, पठार है, समतल मैदान है, किस प्रकार की है, तटीय क्षेत्र है, ठीक है, द्वीप है, तो उसके बारे में बोल रहा है भू आकृति। उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम यानी उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। भारत में धरातलीय भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण, यानी यहाँ की जो भिन्नता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए जो आपके मैदान है, जो आपके समतल मैदान है, जहाँ आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका सिंधु के मैदान माने जाते हैं, यूपी एमपी में आपके यानी नॉर्थ के जो मैदान माने जाते हैं, यहाँ के जो मैदान देखिए खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर आप तटीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आपके पोर्ट हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका अच्छा होता है। या फिर आप किसी भी चीज की बात करें तो हर चीज हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण है जो भी हमारे इंडिया में है। इसकी उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। ऊबड़ खाबड़ से इसका मतलब है कि वहां पे आपके पर्वत हैं, ठीक है, दर्रे हैं, यानी ये सीधी उत्तर की बात कर रहा है। तो उत्तर में क्या है, क्या ऊबड़ खाबड़ जगह है, आपके वहां पे पर्वत हैं। पर्वत यानी आपका पूरा हिमालय पर्वत उत्तर में फैला हुआ है, तो उसकी बात कर रहा है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को ही इसने ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां बोल दिया है, जिनमें अनेक चोटियां यानी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो हमारा हिमालय पर्वत ही है। वो बात अलग है कि इसकी जो एवरेस्ट वाली चोटी है वो जाके नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है। यानी आगे देखिए सुंदर घाटियां हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर आपकी जम्मू कश्मीर साइड या फिर आप सिक्किम साइड लोग बाग घूमने जाते हैं तो आपने वहां पे सुंदर सुंदर घाटियां देख रखी हैं। महाखंड यानी गार्ज, इंग्लिश में इसको जॉर्ज भी बोलते हैं। महाखंड क्या होते हैं, आपके नदियां जो है या तो पर्वत से गिरे या फिर तीखा मोड़ ले तो गड्ढा टाइप का कर देती हैं, तो उसको महाखंड कहते हैं, या फिर हम उसको गार्ज कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको जॉर्ज कह देते हैं। दक्षिण भारत एक स्थित परंतु कटा पठा पठार है, कटा फटा है, यानी दक्षिण भारत जो है एक स्थित है, क्योंकि यहाँ पे जो है उस प्रकार की हलचल नहीं होती है कि मतलब जैसे आपका हिमालय पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई है, अभी भी आप इसकी जो ऊंचाई थी, जैसे इसके आप एवरेस्ट की बात करें तो 8,848 थी, ठीक है, 8,848 मीटर थी। लेकिन अब इसको फिर से नापा गया तो अब जो इसकी ऊंचाई है 8,850 है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लेटें हैं वो हलचल करती हैं, ठीक है। तो मतलब जो है इनका बता रखा है कि ये जो आपका उत्तर का जो ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति जो हिमालय पर्वत बता रखा है, जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला इन लोगों ने बोल रखी है, कैसी हैं, आपकी हलचल करती हैं, यानी आपकी स्थिर नहीं है, यानी अभी भी इनमें गति हो रही है। इसी कारण तो बताइए 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर की ऊंचाई फिर से बढ़ रही है, ठीक है। इसको रेड कर लेते हैं। चलिए इसको आगे देखेंगे। तो दक्षिण भारत एक स्थित परंतु कटा पठा पठार है, यानी जो उसका दक्षिण भारत का आपका पठार है तो वो कटा फटा है, कटा फटा है, यानी अभी हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गारो खासी जयंतिया जो है आपकी, या मालदा भ्रंश है आपका, बघेलखंड, बुंदेलखंड, या फिर हम आपका छोटा नागपुर का पठार देखें तो एक पूरा आपका, या फिर मालवा का पठार देखें, दक्कन का पठार देखें, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही चीज है,
एक ही चीज तो है नहीं कि भाई यहीं पे पूरे पठार आपके स्थित हैं। हाँ, मतलब इतना टुकड़ा इस प्रकार से पठार जो है आपके, कुछ तो आपका नॉर्थ ईस्ट में। अब आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में खिसक गया मालदा भ्रंश गैप करके, ठीक है। अभी हम आगे उसको देखेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। यानी जो आपकी गारो खासी जयंतियां, ठीक है, मिकिर बरायल वाली आपकी जो आपका मेघालय का पठार है, वो आपका क्या है, मेघालय का पठार आपका दक्षिण भाग का ही हिस्सा जाकर उधर के खिसक के पहुंचा है, ठीक है। तो क्या है आपका दक्षिण का पठार कैसा है, कठापटा है। चलिए आगे देखते हैं। जहां अपर्दित चट्टाने, अपर्दित यानी जो चट्टाने वो टूटती फूटती रहती हैं, ठीक है। चट्टाने तो टूटेंगे ही, ठीक है। चट्टाने खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इनके कहने की सीधी सीधी इनकी बात समझिए। एक तो आपका क्या है, जैसे हम चलिए इसमें मैप में थोड़ा देखेंगे, मैंने आपको कल भी समझाया था इस चीज को, आज भी समझाऊं। तो देखिए इधर पे ये रहा आपका हिमालय पर्वत, ये रहा आपका दक्षिण। अगर आप इधर से देखें तो ये आपके पर्वत देखिए, इधर से आपके पर्वत जो दिखा रहे हैं, रही आपकी गारो खासी जयंतियां। इधर पे आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा मालदा भ्रंश। इसके बाद देखिए बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का पठार। इसके बाद आप देखेंगे इधर पे आपका जो है आपका, इधर पे आपका बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, मालवा का पठार, इधर पे आपको दक्कन का पठार मिलेगा। तो ये पठार जो है आपका अलग अलग है, यानी ये पठार इधर पे है, ठीक है। अब देखिए आप पठार आपका इस साइड है, ठीक है, हिमालय पर्वत आपका ऊपर की साइड। तो बीच वाला हिस्सा क्या है, तो आपके उत्तर भारत के मैदान है, जो कि सबसे ज्यादा आपके गंगा के मैदान है, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपके सिंधु के मैदान है ये वाले, ठीक है। तो वही चीज बता रखा है कि आपका हिमालय पर्वत, ये आपका दक्षिण के पठार, ठीक है। बीच का हिस्सा जो इन दोनों को अलग कर देता है, और बीच का हिस्सा क्या है आपका, उत्तर भारत के मैदान है, जो कि पहले नहीं था, बल्कि ये अब क्या है, नदियों के द्वारा बनाया हुआ है। तो चलिए अब इसको आगे देखेंगे। इन्होंने क्या बोला कि मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतियों के खंडों में बांट दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, भारत का वर्गीकरण कर दिया गया। क्यों, क्योंकि हमें पढ़ना है। अगर हम वर्गीकरण नहीं करेंगे उसका, तो चीजों को हम ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या किया, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। लोकेशन आपके दिमाग में 24 घंटे चलनी चाहिए भूगोल पढ़ते समय। तो देखिए क्या रहेगा आपका, पूरब, इधर पर रहेगा पश्चिम, इधर पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। मैंने आपको दिशाएं बता चुकी हूं, मैं एक बार पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बार बार बताती हूँ, और ये आपके परमानेंट दिमाग में चीज चलनी चाहिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, किस प्रकार से है आपकी। तो इन्होंने बता रखा है उत्तर और उत्तर पूर्वी, यानी उत्तर पूर्वी आपका ये हिस्सा हो गया, उत्तर आपका, मतलब यहाँ आपके पूरे में क्या है, आपको खुद पता है कि यहाँ पे हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो इन्होंने हिमालय पर्वत का हिस्सा अलग कर दिया पढ़ने के लिए। उत्तर भारत के मैदान आपके गंगा के मैदान मान लीजिए, और आपके ब्रह्मपुत्र के मैदान आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है ओनली उत्तर के, ठीक है। तो हमें उत्तरी भारत के पढ़ना है केवल, तो हम गंगा के मैदान यहाँ पर रीड करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। मैंने आपको बता रखा है कि प्रायद्वीपीय क्या होता है। प्रायद्वीप कोई स्थल का भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा, उसको हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं, ठीक है, पेनिनसुला कहते हैं, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो इधर पे आपको बीओ भी मिलेगा, यानी बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर पे आपको अरब सागर मिलेगा, ठीक है, नीचे मिलेगा आपको हिंद महासागर। तो अब 3 तरफ से घिर गया ना, जो इंडिया का नीचे का कुल्फी पार्ट है, 3 तरफ से पानी से घिर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ पे जो आपके पठार हैं सारे, ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, प्रायद्वीपीय पठार। यानी हम इसको क्या किस चीज को रीड करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। चौथा इन्होंने क्या बोला, भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा बताइए, तो मरुस्थल आपको कहाँ मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा। तटीय मैदान, तो दोनों साइड पूर्व तट और पश्चिमी तट, आपको इस प्रकार से अगर आपका ये रहा तट, किस क्या होता है, समुद्र के किनारे जो मैदान होता है उसको हम तट कहते हैं। तो ये कुल्फी जैसा भाग है, ये आपका पूर्वी तट हो गया, आपका पश्चिमी तट हो गया। तो इसको भी रीड करेंगे। एक हो गया आपका द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप क्या होते हैं आपके, द्वीप जो पानी, जो स्थल का भाग पानी से चारों तरफ से घिरा हो, उसको हम द्वीप कहते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। अब अंडमान निकोबार आपको कहाँ मिलेगा, बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगा, लक्षद्वीप आपको अरब सागर में मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इसको एक एक करके रीड करेंगे। तो देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को सबसे फर्स्ट नंबर पर रीड करेंगे। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको गौर करिएगा। मैं इसको बहुत चीजें ऐसी बताने वाली हूं जिसमें अभी नहीं दी हुई है, तो उसको आप लोगों को नोट करना है। तो देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत
और आपका और क्या आएगा, उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां आ जाती हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो आपका हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ और इस प्रकार से क्या करता है, इस प्रकार से मुड़ के ये उत्तर पूर्व यानी जो आपकी नांगा हिल्स वगैरह हैं, आपकी बराल जो आपकी नांगा हिल्स हैं, मिजो हिल्स हैं, ठीक है, तो जो आपकी इधर वाली पहाड़ियां इस प्रकार से फैली हैं, तो ये कौन सी पहाड़ियां हैं आपकी, तो हिमालय की ही पहाड़ियां हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम पूर्वांचल नाम दे देते हैं, ठीक है। तो वही पहाड़ियां बता रखा है कि हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत की जो पहाड़ियां हैं ये सारी हमें रीड करनी है। तो चलिए देखते हैं। और आज आप लोगों ने एक चीज गौर करी होगी कि इसमें आवाज आज अच्छी आ रही है, यानी आवाज आपको आज वीडियो में काफी क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो मैं आपको बताऊं कि आज मैंने नया माइक इसमें लगाया हुआ है जिसकी आवाज आपकी काफी अच्छी है, तो इससे क्या रहेगा, आप लोगों को काफी अच्छा पढ़ने में सही लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं, समांतर क्या है, यानी इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे, उत्तर से दक्षिण में अरेंज करेंगे इसको इस प्रकार से, यानी ये समांतर हो गए। इसमें बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को हम महान हिमालय कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। पार हिमालय श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर पे क्या है आपका बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर आता है आपका शिवालिक। तो ये चार आपके इधर पे बट जाते हैं। हिमालय के चार पार्ट हैं आपके, उत्तरी साइड आपके पूरे बांट दिए गए हैं, बृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इस चीज को याद रखिएगा। ये चार पार्ट आपके बांट दिए हैं, ठीक है। और आपका जो हम उत्तर पूर्व में जाएंगे तो उत्तर पूर्व में इसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व में इसको पूर्वांचल नाम से जाना जाता है। तो 5 भाग हमने हिमालय के बांट दिए। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां कैसी हैं आपके, उत्तर पश्चिम दिशा से कहां फैली हुई हैं, दक्षिण पूरब की दिशा की साइड फैली हुई हैं। फिर से नोट करिएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कहां बता रखा है, इन्होंने बता रखा है उत्तर पश्चिम, यानी इस साइड से क्या कैसा फैला हुआ है, दक्षिण पूर्व, यानी इस साइड से इस प्रकार से फैला हुआ है। कौन सी बड़ी बात है, हमें तो खुद पता है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है पूरा अर्धवृत्ताकार तरीके से फैला हुआ है, यानी इस प्रकार से फैला हुआ है बस। चलिए आगे देखते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये पहाड़ियां पूरब पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। अब बात कर रहा है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है आपका, दार्जिलिंग क्षेत्र आपका वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है सिक्किम में ही लोग वाग इसको टिक करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तो जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वो हमारे किस भारतीय राज्य का हिस्सा है, तो हमें पता होना चाहिए दार्जिलिंग किस भारतीय राज्य का हिस्सा है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, WB का है, यानी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। इस चीज को याद रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिक्किम जो है एकमात्र भारतीय राज्य जिससे सिक्किम जो है एकमात्र भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल ही है, ठीक है। बाकी नेपाल, भूटान, चाइना से तो बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम, क्योंकि आपको सिक्किम की लोकेशन पता होगी तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहां किससे बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए क्या है इसमें बता रखा है कि ये श्रेणियां आपकी पूरा पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, फैला लीजिएगा इसकी लोकेशन करके। जबकि हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम में तथा उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही आती हैं तो आपको पता है कि इस प्रकार से जाती अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से घूम जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज बता रखी है कि अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से घूमती हैं ये पहाड़ियां। आगे देखिए, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये पहाड़ियां उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। ये इनका नाम क्या है, देखिए मिजोरम में इनका नाम है मिजो पहाड़ियां, नागालैंड में इनका नाम है नागा हिल्स, मणिपुर में इनका नाम है मणि की पहाड़ियां, यानी मणिपुर हिल्स या मणि हिल्स आप बोल सकते हैं। मिजोरम में इसको मिजो हिल्स बोल सकते हैं, यानी राज्यों के नाम पे ही पहाड़ियों के नाम रख दिए गए हैं। तो क्या बता रखा है कि उत्तर से दक्षिण, यानी मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से फैली हुई है इधर पर, ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलेंगी, इस प्रकार से फैली हुई हैं, आपको ये मिल जाएंगी। चलिए इसको मैं एक बार आपको मैप में दिखा दूं कि कहाँ फैली हुई है। तो देखिए पटकाई बूम आपको पता है कहाँ मिलेंगी, आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। नागा हिल्स आपको कहाँ मिलेंगी, नागा हिल्स नागालैंड में मिलेंगी। और मिजोरम की पहाड़ियां मिजोरम में मिलेंगी, ठीक है। इधर पे आपकी मणिपुर की पहाड़ियां आपको मणिपुर में मिल जाएंगी। तो ये कैसी फैली हुई है आपकी, उत्तर से दक्षिण की साइड फैली हुई हैं। कहाँ थे हम लोग, तो इधर पे देखिए, इधर पे, और आप कहाँ, यही हम देख रहे थे। तो देखिए इधर पे और क्या है, बृहद हिमालय श्रृंखला। तो जो अब हम बात करते हैं बृहद हिमालय की, बृहद हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्या कहा जाता है इसको, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी।
जो कि आपकी देखिए पूर्व पश्चिम लंबाई इसकी कैसी है 2500 किलोमीटर, यानी इस प्रकार से आप इसकी लंबाई देखते हैं बृहद हिमालय की तो कितनी मिलेगी आपको 2500 किलोमीटर। देख लीजिए कितना लंबा है, यानी ये काफी बहुत बड़ी जो है उसमें कवर कर रखा है, 2500 किलोमीटर की जगह कवर कर रखा है, ठीक है, लंबाई में। और देखिए उत्तर से दक्षिण, यानी आप इस प्रकार से इसकी बात करते हैं तो ये कहीं कहीं पे तो 160 से लेकर और कहीं कहीं पे 400 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई फैली हुई है। यानी इस प्रकार से बात करते हैं तो 2500, और चौड़ाई की बात करेंगे तो कहीं पे आपको 160 मिलेगा और कहीं पे आपको 400 मिल जाएगा। जैसे कि मानचित्र से स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार बनके क्या है खड़ा हुआ है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को बता सकते हैं? तो क्यों नहीं बता सकते भाई। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के देश जो हैं आपके भारतीय उपमहाद्वीप यानी आपके भारत के उपमहाद्वीप की बात कर रहा है तो एक तो आपका भारत तो आता ही है भारत उपमहाद्वीप में, और हमारा जो पाकिस्तान है ये भी आ जाता है, ठीक है, पाकिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, यानी जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं लगभग सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका म्यांमार यानी बर्मा नहीं आता है, म्यांमार का ही नाम बर्मा है, पुराना नाम इसका बर्मा है, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो मालदीव और श्रीलंका हमारे कैसे समुद्री सीमा सैर करने वाले देश हैं, दोनों याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत की बड़ी ऐसी तस्वीर बिल्कुल बर्फ जमी हुई दिखाई गई है, इसको देख लीजिएगा। बल्कि अब आगे देखते हैं चीजों को। हिमालय एक प्राकृतिक ही नहीं बल्कि अपितु जलवायु अपार तथा सांस्कृतिक विभाजन भी है। प्राकृतिक क्यों बोल रखा है इसको, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों पे चीजों को गौर करेंगे आप लोग तो जहां तक जैसे जैसे आप छोटे छोटे शब्दों पे गौर करेंगे वैसे ही आपका बेस अच्छा मजबूत रहेगा। तो देखिए प्राकृतिक क्यों बोला गया है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, आप तो उधर पर उसको खड़ा करके चले नहीं आए हिमालय पर्वत को, ठीक है, तो फिर यानी मानव निर्मित तो है नहीं, तो इसको हम कृत्रिम तो कह नहीं सकते, क्या कहेंगे इसको प्राकृतिक रोधक कहेंगे। रोधक क्या है, किसी चीज को रोक लेना। तो क्या करता है कि जो उधर से ठंडी हवाएं आपकी आती हैं एशिया से तो उनको ये रोक लेता है, यानी जो ठंड रसिया वगैरह और चाइना वगैरह में पड़ती है वो हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। ये इसी के कारण जो हमें जलवायु देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा ठंडी जलवायु हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है भारत में, ठीक है। तो ये क्या करता है प्राकृतिक रोधक है, यानी उसको छेक लेता है, जलवायु का अपवाह रोक देता है, सांस्कृतिक विभाजन भी कर देता है, यानी संस्कृति का विभाजन भी हम लोगों में काफी अलग है, यानी चाइना और आप रसिया मंगोलिया के साइड देखें और हम में देखें तो बहुत ही अंतर आपका पड़ जाता है। आगे देखिए, क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजन ढूंढ सकते हैं? तो देखिए ये तो आपका जो हिमालय के इसके प्रभाव बता रखा है एशिया के, हम वर्ल्ड भूगोल में पढ़ेंगे, यानी आपका जो है दुनिया का भूगोल पढ़ेंगे तो हम उसको देख लेंगे। और ये क्या बता रखा है कि हिमालय जैसा आपने भू पर्यावरण, यानी जहां जहां पे आप देखेंगे जैसे कि आपका कौन कौन सी है, तो आपकी जैसे कि आप देखेंगे कि हिमालय जैसे बड़े बड़े आपके आल्प्स पर्वत हैं, ठीक है, और आपका यूराल पर्वत है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, तो ये जो आपके बड़े बड़े रॉकी पर्वत है, तो बड़े बड़े जहां जहां पे आपके पर्वत पाए जाते हैं, इसको हम वर्ल्ड मैप जब हम कवर करेंगे तो उसमें कवर करेंगे, तो जहां जहां पे आपके इस प्रकार से बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं वहां पे इस प्रकार का विभाजन पाया ही जाएगा पर्यावरण का, ठीक है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत में भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं, यानी क्षेत्र के अनुसार इसको अलग अलग बांट दिया गया है। उच्चावाच यानी ऊंचाई पे, पर उच्चावाच इसको मतलब ऊंचाई के आधार पर भी बांटते हैं हम, ठीक है, पर्वत श्रेणियों के आधार पर भी इसको हम, पर्वत श्रेणियों किस प्रकार से रेखाएं हैं, यानी किस पर्वत श्रेणी को किस रेखा में रखा गया है उसके हिसाब से भी हम इसको बांट देते हैं। दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया हुआ है। अभी देखिए, अभी हमने देखा कि जो आपका हिमालय पर्वत है इन लोगों ने बांट रखा किस किस में। एक तो आपका बृहद हिमालय, अभी मैं आपको लिख के नहीं ऐसी बोल के बताती हूँ, एक बृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, फिर पूर्वांचल। तो इसमें हमने बांटा था, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल, इस प्रकार से हमने हिमालय को बांट रखा था। यानी कुछ आपकी जो श्रेणी थी कुछ इस प्रकार से बनाई थी, ठीक है, इस प्रकार से आपकी श्रेणी बन रखी थी, ठीक है। अभी हमने इसको इस प्रकार से समांतर विभाजन इसका कर दिया था, इस प्रकार से बांट दिया था, ठीक है, इस प्रकार से इसको हिमालय को बांटा था। अब हम हिमालय को किस प्रकार से बांटेंगे, तो अब देखिए आप, अब हम हिमालय को इस प्रकार से बांट रहे हैं, याद रखिएगा, हम हिमालय को इस प्रकार से बांट रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका विभाजन किया हुआ है, तो ये राज्यों और नदियों के आधार पर किया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट में कश्मीर तथा उत्तर पश्चिमी हिमालय, फिर से अगर आप मैपिंग देखते हैं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
अब आप देखिए, अगर इस प्रकार से आप इसको बांटते हैं तो कश्मीर हिमालय तो आपको पता चल गया होगा, जम्मू कश्मीर के साइड, ठीक है। और उत्तरी हिमालय, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपका यानी इस साइड के हिमालय की बात कर रहा है, क्योंकि हिमालय तो आपको पता है आर्द्रवृत्ताकार फैला हुआ है, तो इस प्रकार से इसने बांट दिया। दूसरा बांट रखा है इसने हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, यानी हिमाचल प्रदेश के आधार पर, ठीक है। यानी इसने इस बात किसकी कर रहा है, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेट हमें लोकेशन, हर स्टेट की लोकेशन याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही जम्मू कश्मीर से नीचे आप आते हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, इसके बाद आपको उत्तराखंड मिलेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारा हिमालय आपका इसी वाले भाग में, उत्तरांचल और हिमाचल वाले भाग में आ चुका है। अब हम बात करेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। मैंने आपको बताया कि दार्जिलिंग किसको कहते हैं, दार्जिलिंग किस राज्य का मतलब भाग है, तो आपको मैंने बताया है कि वेस्ट बंगाल का भाग है, ठीक है। अब इस वेस्ट बंगाल का भाग हो गया। अब ये सिक्किम हिमालय, यानी एक हिमालय आपका इस प्रकार से बट गया। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, तो इसको अरुणाचल प्रदेश में बांट दिया। अब पूर्वी हिमालय और पर्वत, यानी पूर्वी हिमालय के साइड आप जाएंगे तो पूर्वी हिमालय में, यानी पूर्व आपका इस साइड है, तो इस साइड हिमालय में जाएंगे तो उसको हम पूर्वी हिमालय पर्वत, यानी पूरा उत्तर पूर्व के भी आपके सारे भाग इसमें आ जाएंगे। तो चलिए एक एक को हम डिवाइड करते हैं और इसको एक एक को पढ़ेंगे, तो चीजें आपको क्लियर रहेंगी कि किस हिमालय में, किस हिस्से को किस हिमालय में रखा गया है। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका देखिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको गौर करिएगा। कश्मीर तथा उत्तर पश्चिमी हिमालय। बात करेंगे हम कश्मीर हिमालय की। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां बहुत सारी मिलेंगी, आपको खुद पता है। जैसे कि आप देखिए काराकोरम, K2, इसको ही K2, इधर पे जो आपकी काराकोरम रेंज है, जो काराकोरम रेंज है, यहीं पे आपकी K2 पाई जाती है, ठीक है। K2 जैसे आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, क्योंकि आपको पता है जो आपकी एवरेस्ट है वो आपकी नेपाल में पाई जाती है, ठीक है। तो K2 आपकी कहाँ पाई जाती है, तो आपकी इंडिया में, बल्कि ये इंडिया में नहीं, बल्कि इसको आप बोलेंगे कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर में। और ये जो K2 जिस जगह पे पाई जाती है वो आपका जो है, जो हिस्सा है वो विवादित क्षेत्र है। किस किस के बीच, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया के बीच विवादित क्षेत्र है, तो ठीक है। पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में देखिए कंफ्यूज कहाँ करता है, अगर आपसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप लिखेंगे एवरेस्ट, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपोर्टेंट है। एवरेस्ट आपकी नेपाल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप इसको K2 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि पूर्ण रूप से सबसे ऊंची चोटी, तो आप K2 नहीं कहेंगे, ठीक है। K2 क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो विवादित क्षेत्र में स्थित है, जो है आपके POK के क्षेत्र में स्थित है। कौन, K2, जो कि हमारा पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र है, तो उसको हम K2 को इस प्रकार से नहीं बोलेंगे। फिर उधर पे हम क्या करेंगे, उधर पे हम कंचनजुंगा, जो कि आपका सिक्किम में स्थित है, उसको हम सबसे ऊंची चोटी कहेंगे, यानी वो पूर्ण रूप से हमारे इंडिया में स्थित है, ठीक है। बल्कि जो आपकी काराकोरम रेंज पे जो K2 स्थित है, पूर्ण रूप से इंडिया में स्थित नहीं है। तो इस तीनों चोटियां याद रखिएगा, कौन कहां स्थित है और कौन किस चोटी में क्या विशेषता है, इस चीज को भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो काराकोरम, तो देखिए उसका K2, उसका दूसरा नाम आपका गार्डवेन ऑस्टिन होता है, ठीक है। आपको भी पता होगा गार्डवेन ऑस्टिन, K2 का दूसरा नाम गार्डवेन ऑस्टिन। और K2 उसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका का करके इधर पे इन्होंने K2 कर दिया, तो इसको गार्डवेन ऑस्टिन को K2 बोलने लगे। तो ये जो है आपकी कश्मीर हिमालय में मिलता है आपका काराकोरम रेंज। आगे बात करेंगे तो देखिए आगे आपको मिलेगी एक लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के नाम पे उसको लद्दाख रेंज रख दिया, जस्कर रेंज और पीर पंजाल। ये सारी रेंजें आपको कहाँ मिलेंगी, कश्मीर हिमालय मिलेंगी। लेकिन इनकी एक विशेषता देखिए कि इनमें क्या है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, पीर पंजाल को छोड़कर, और एक होती है आपकी कैलाश रेंज, ठीक है, जो कि आपकी कैलाश इंडिया में नहीं पाई जाती है, हमारी तिब्बत में चली जाती है। कौन सी, कैलाश, याद रखिएगा कैलाश रेंज, ठीक है। शुद्ध हिंदी यही होती है इसकी, कैलाश की, ठीक है। ये वाला सा मत करिएगा, वो हिंदी में गलत माना जाता है आपका, यही वाला होता है सफेद वाला सा, ठीक है। सलजम वाला गलत हो जाता है आपका। तो देखिए कैलाश रेंज जो आपकी है कहाँ चली जाती है, तो वो आपकी तिब्बत में चली जाती है। तो कैलाश, काराकोरम, देखिए काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इंडिया में है, कैलाश आपकी चली जाती है, कैलाश चली जाती है आपकी तिब्बत में। तो ये जो चार आपकी रेंज है, चारों मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, जो इधर पे क्या है, ट्रांस हिमालय, मैंने आपको बता रखा है बार बार। तो चारों क्या करती हैं, इसका निर्माण करती हैं। तो ये आपको पीर पंजाल छोड़ देना है। पीर पंजाल अगर आपसे पूछे तो पीर पंजाल आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये आपका मध्य हिमालय का हिस्सा है। इस चीज को याद रखिएगा, वो बात लगे कि कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से इसको बांट रहे थे उस प्रकार से समांतर में, तो जो आपका पीर पंजाल वो मध्य में आएगा, ठीक है। ये चार ही रेंज है आपकी, तो मध्य हिमालय में आ जाते हैं, यानी इस वाली रेंज में ये बात करेगा। और बाकी मैंने आपको जो बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्या करती है, ट्रांस
हिमालय का हिस्सा है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे। तो एक चीज और आप देखिए कि अब आप कहेंगे कि मध्य हिमालय में कौन कौन सी रेंज आती है। ठीक है, मध्य हिमालय में कौन कौन सी रेंज आती है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि मध्य हिमालय में कौन कौन सी रेंज आती है। इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, एक बार में आपको याद हो, कभी नहीं भूलेंगी जिंदगी में। चलिए इसको देखिएगा। फर्स्ट तो इसकी पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल इसकी फर्स्ट है। इसका कलर चेंज रेड ही करेंगे, इसका रेड ही अच्छा लगता है। चलिए पीर पंजाल तो इसका फर्स्ट है। और दूसरा आपका आता है नांग तिब्बा। क्या आता है? नांग तिब्बा, तो इसको याद रखिएगा। तीसरा आपका आता है धौलाधार की रेंज। ठीक है, धौलाधार, धौलाधार, इस चीज को आप नोट करते जाइएगा। धौलाधार के बाद आती है आपकी महाभारत रेंज। महाभारत के बाद आती है आपकी कौन सी आती है? महाभारत के बाद आती है आपकी मसूरी। तो आपने लिख ली होगी। अब मैं आपको बताऊं तो देखिए, इधर पे एक तो मैं लिख दूंगी, इधर पे पीर पंजाल इसमें लिखा हुआ है, सॉरी। इसका देखिए नांग तिब्बा, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा लिखूंगी, नांग तिब्बा। इसका देखिए धौलाधार। ठीक है, धौलाधार के बाद अगर आप देखेंगे महाभारत रेंज मिलेगी और मिलेगी आपको मसूरी। यानी ये 5 रेंजों से मिलकर 5 रेंजों यानी 5 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर क्या बनता है? तो आपका मध्य हिमालय बन जाता है। मध्य हिमालय में कौन कौन सी रेंज आती है? रट लीजिए, कौन सी आती है? पीर पंजाल, नांग तिब्बा, धौलाधार, महाभारत, मसूरी। अब देखिए आपको याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक मैं बताऊं। आपने नागिन 3 सीरियल देखा होगा, उसमें क्या है, जो नागिन 3 वाला सीरियल है आपका, जिसमें उसने कौन सी वो हीरोइन है आपकी, उसका बेला माहिर वाला रोल है उसमें, मेन रोल। तो उसमें देखिए उसमें क्या दिखाया गया, उसमें पूरा सीरियल अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें क्या है। उसमें जो दिखाया गया उसमें मतलब कोई भी उसमें जो वो मतलब काली शक्तियों वाले लोग आते हैं, उनको क्या रहता है, बेला से शादी करनी, बेला की बलि देनी, मतलब इसी प्रकार से चीजें आपके उधर पे चली हैं। यानी उसमें एक चुड़ैल दिखाई गई थी, उसमें उसको बेला की बलि देके मतलब सबसे बड़ी चुड़ैल बननी थी दुनिया की। फिर उसमें एक आपका बाज आया तो उसको बेला से शादी करके सबसे बड़ा बाज बनना था, दुनिया का सबसे शक्तिशाली बाज। फिर नांग दिखाया गया तो महारानी उसे नांग रानी से शादी करके उसको क्या करना था, बिल्कुल नांग राज बनना था। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें चीजें दिखाएंगे। तो वो लोग क्या करें, एक दूसरे से बस लड़ाई करते रहे। ठीक है, और एक दूसरे से लड़ाई करते रहे। तो वो नांगन, ठीक है, नांगन देखिए इधर पे इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे कि लड़ाई करी उन्होंने, कैसा, एक दूसरे को एकदम धो के लड़ाई करी एकदम पूरी। तो उसमें महाभारत एकदम कर ली, लड़ाई कर करके एकदम महाभारत कर ली और धो दिया, मतलब सबको धो के रख दिया नागिन ने। ठीक है, मतलब सब हारते थे, लास्ट में सब हार गए। तो अब क्या हुआ, वो किसने हराया, नागिन ने। ठीक है, और फिर जब थक गए सब लोग बढ़िया आराम से, तो मसूरी रेंज आपको पता है कि जो मसूरी बढ़िया घूमने का स्थान है। तो जब सब लोग थक गए इससे, मतलब थक चुके हैं अब बिल्कुल नागिन से लड़ के, सब लोग आराम से मसूरी रेंज में आराम से गए घूमने के लिए, रिलैक्स पाने के लिए। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि पांचों आपके कि नागिन ने सबको धो के महाभारत कर दी एकदम, और फिर रिलैक्स के लिए कहाँ गए सब लोग, मसूरी रेंज में घूमने घामने गए। तो इस प्रकार से आप पीर पंजाल, ठीक है, यानी पीर पंजाल रह गया आपका। तो देखिए नागिन ने क्या किया, धो के एकदम पंचर कर दिया लोगों को। ठीक है, क्या किया, धो के एकदम पंचर करके महाभारत मचा दी नागिन ने। और क्या किया, फिर जाके मसूरी रेंज में ये लोग आराम से रिलैक्स करने गए। तो 5 रेंज आपकी हैं, आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है। मध्य हिमालय का भाग है, जब में पूछा जाता है इनमें से कौन सा मध्य हिमालय का भाग नहीं है, या इनमें से कौन सा मध्य हिमालय का भाग है। तो 5 रेंज आपकी मध्य हिमालय में आती है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच है। किसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच है, एक ठंडा मरुस्थल है। भाई ठंडा मरुस्थल आपको समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा है। ठंडा मरुस्थल तो हमारे इंडिया में लद्दाख के अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत थोड़ी इंपोर्टेंट है ज्यादा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बता रखा है कि ये जो लद्दाख तो मैंने बता दिया, इसको देखिए बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। तो आपकी डल झील स्थित है। ठीक है, कहाँ है, डल झील स्थित है। यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, पीर पंजाल और विश्व प्रसिद्ध बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ठीक है, अब आगे देखिए, पीर पंजाल आपकी मध्य हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टोरा तथा सियाचिन। तो हिमानी नदी आपके ग्लेशियर की बात कर रहा है, तो बाल्टोरा और सियाचिन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, या फिर आप जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और यहाँ से सबसे ज्यादा आपकी नदियां निकलती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं से नदियां निकलती हैं, किससे, सियाचिन से। और एक चीज और है कि आपका
इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध इसी सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हुआ था। यानी सबसे ऊंचाई का युद्ध स्थल, दुनिया का सबसे ऊंचाई का युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन युद्ध स्थल ही आपका है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो आपका सियाचिन, और यहीं पे आपका बाल्टोरा ग्लेशियर पाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये कौन सी रेंज में स्थित है? तो याद रखिएगा काराकोरम में। कौन कौन? सियाचिन, बाल्टोरा आपके, यानी आपका जो काराकोरम रेंज है इसी पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर आपके पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है। अब करेवा करेला मत कर रहे, करेवा कोई, या करेवा आप कड़वा करेला इस प्रकार से आप लोग, या फिर उसका कॉपी वॉपी कर दें, तो ये करवा करेला वगैरह नहीं है, यानी ये खाने की चीज कुछ नहीं है करेवा, बल्कि ये क्या है, झीलों के द्वारा छोड़े गए निक्षेप से एक आकृति बनती है, उसको हम करेवा कहते हैं। तो करेवा कश्मीर हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि जो करेवा है वो हिमालय के कौन से भाग में पाए जाते हैं? तो ये हमारे कश्मीर हिमालय में ही पाए जाते हैं, जहाँ पे जाफरान की खेती होती है। तो करेवा क्षेत्र है, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि झीलों के द्वारा छोड़ा गया निक्षेप वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब क्षेत्र जो है आपका, तो वहां पे क्या होगा? क्षेत्र है, निक्षेप है, तो मतलब उपजाऊ होगा तो क्या होगा? जाफरान की खेती कर देंगे। जाफरान मीन्स क्या होता है? तो देखिए, जाफरान मीन्स होता है केसर। तो देखिए, केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका कश्मीर में ही होता है। एग्जाम में पूछते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। बृहद हिमालय, अगर आप बृहद हिमालय यानी महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय की बात करें, तो देखिए एक मिनट, करेवा के बारे में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे हैं, जैसे आपका करेवा दर्रा, करेवा के नाम पे ही करेवा दर्रे का नाम रख दिया। हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है, यानी करेवा क्या है वो चीज बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका, जैसे करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ व मोटी परत के रूप में जमाव है। तो मैंने भी तो बताया आपका कि झील का जो निक्षेप होता है, झीलें कुछ निक्षेप छोड़ देती है, तो एक स्थान बन जाता है, एक आकृति बन जाती है उधर पर करेवा नाम की। ठीक है, तो वहां पे आपकी जाफरान यानी केसर की खेती उधर पे आपकी करी जाती है, यानी की जाती है। आगे देखिए, बृहद हिमालय में क्या क्या है? तो देखिए, बृहद हिमालय में आपको जो दर्रे मिलेंगे, दर्रे इधर पे, दर्रा क्या होता है? दर्रा क्या होता है? एक हिमालय पर्वत की रेंज है, इस प्रकार से चली जा रही। अब क्या है, कहीं से या तो इसकी ऊंचाई कम हो गई यहाँ से, या फिर ये कटफट गई। तो देखिए, इधर पे कटफट गई तो क्या होगा? ये दर्रा बन जाएगा। अब आपको अगर देखिए, अगर आपको हिमालय पर्वत पार करके चाइना जाना है, ठीक है, आपको कैलाश जाना है, चाइना जाना है, मंगोलिया जाना है, रसिया जाना है, तो आप इतना ऊंचा हिमालय पर्वत पार करके तो जा नहीं सकते। तो क्या करेंगे? जहां पे इसकी ऊंचाई कम होगी आप वहां पे देखेंगे। तो जहां पे इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कम हो जाती है, बिल्कुल से टूट जाता है, तो वहां पर रास्ता बना ली जाती है। ठीक है, और उस जो बनता है उसको हम दर्रा कहते हैं, दर्रा। ठीक है, दर्रा, दर्रे अपनी पास भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, PASS पास। ठीक है, तो पास भी इसको बोलते हैं, या फिर दर्रा बोलते हैं। तो ये दर्रा आपके बता रखा है कि बृहद हिमालय में आपको जोजिला दर्रा मिल जाएगा। पीर पंजाल में क्या मिलेगा आपका? पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा मिलेगा आपको? बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल आपके हिमालय के कौन से भाग में रेंज आती है? तो वह मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय में आती है। इसके बाद आपको मिलेगा, अच्छा एक चीज और, मिडिल हिमालय को निचला हिमालय भी कहते हैं। अभी इधर पर कहीं लिखा होगा, मैं तौर पर आपको बताऊंगी तो नोट कर लेना। अच्छा आगे देखिए, जस्कर श्रेणी में आपको फोटूला मिल जाएगा। ठीक है, फोटूला। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में आपको खरदुंगला मिलेगा। ठीक है, तो ये दर्रे हैं आपके कौन कौन से? बनिहाल दर्रा, फोटूला दर्रा, खरदुंगला दर्रा, ठीक है, सिपकीला दर्रा, रोहितांग दर्रा, बहुत सारे दर्रे मिलते हैं। दर्रे पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको खैर समझ में आ तो गया ही होगा कि दर्रे किसे कहते हैं। बस आपको इतना चीज पता होना चाहिए कि दर्रा किसे कहते हैं, बाकी हम आगे चीजें क्लियर कर लेंगे। महत्वपूर्ण आलबड़ झीलें, ठीक है, महत्वपूर्ण आलबड़ झीलें। तो देखिए, आलबड़ यानी इनकी जो पानी है उनमें लबड़ पाया नहीं जाता, यानी जो पानी है वो अच्छा पानी पाया जाता है, यानी खारा नहीं पाया जाता है। तो दो झीलें बताई, एक तो आपकी डल बता दी, एक आपकी बूलर बता दी। तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक तो आपका डल और बूलर। डल और बूलर आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और कैसी झीलें आपकी? आलबड़ झीलें। अब इनकी विशेषता देखिए, तो जो आपकी डल झील है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डल झील है वो किस नगर में, मतलब किस शहर में स्थित है, यानी किस राज्य में पूछे तो जम्मू कश्मीर आप कर देंगे। किस नगर में स्थित, तो नगर कौन सा? इसका श्रीनगर है। अब एग्जाम में एक चीज और पूछा जाता है, एक चीज क्या पूछा जाता है कि जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप करेंगे झेलम। ठीक है, झेलम नदी कर देंगे। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। एक चीज और बता कि 6, 7, 8 की किताबों में जब हमने पढ़ा कि नदियां कुछ इस प्रकार से आती हैं, ठीक है, इस प्रकार से आई, तो क्या करती हैं, कभी कभी क्या करती हैं, चाप झील का निर्माण कर देती हैं इस प्रकार से।
यानी इस प्रकार से कटेंगी और क्या होगा, इधर से कट जाएंगी, इधर से बिल्कुल से कट जाएंगी और फिर नदी क्या करेगी, तो फिर नदी क्या करेगी, यहीं से घूमना फिरना स्टार्ट, यानी यहीं से बहना स्टार्ट कर देगी। यानी ये भाग तो कट के निकल गया, ये भाग कट के निकल गया, तो इसी प्रकार से यहाँ पे झीलें बनी हुई है नदियों के द्वारा। ठीक है, तो ये डल झील जो आपकी है, डल और वूलर झील इसी प्रकार की बनी हुई झीलें हैं झेलम नदी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये झीलें किस प्रकार से यहाँ की बनी हुई है। और जो आपकी वूलर झील है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ताजे यानी इधर पर मीठा पानी, ये तो याद रखिएगा भारत की तो है ही है, बल्कि ये एशिया की सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की, यानी खारा पानी नहीं मिलेगा आपको। तो कौन सी है, वूलर। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो डल झील है यहाँ पे तैरते हुए आपके पोस्ट ऑफिस पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है, या फिर ऐसा कौन सा स्टेट है, या फिर ऐसा कौन सा शहर है जहां पर तैरते हुए पोस्ट ऑफिस पाए जाते हैं, तो वो आपकी डल झील में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। इन सब चीजों को आपको जोड़ के रखना है। अब आगे देखिए, लवण झील है, यानी जिसमें खारा पानी पाया जाता है। तो एक तो आपकी पागांग, ये उतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी गई, एक आध बार पूछी गई है कि लवण झीलों का नाम, लेकिन अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो याद करके चलना पड़ेगा। पागांग, ठीक है, पागांग सोलेक, ठीक है, पागांग सोलेक। अब याद रखिएगा, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे तसो लिख देते हैं, तो इसको तसो मत पढ़िएगा, सो ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, सुमुरिरी, कौन सी झील है आपकी, सुमुरिरी, तो इस क्षेत्र में पाई जाती है। दोनों कैसी झील है, लवण झील है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम चिनाब, तो इसमें दो इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। तो जो क्षेत्र बताया गया कश्मीर वाला, तो इसको सिंधु की सहायक नदियां, आपको वैसे ही पता होगा कि सिंधु उपवाह तंत्र ही वहां पे बहता है, यानी सिंधु नदी का ही अपवाह वहां पे बह रखा है, यानी सिंधु ने ही उधर पर राज कर रखा है। ठीक है, सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होता है इंडस और सिंधु, तो सिंधु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे नील को नाइल कह देते हैं, मिस्र में बहती है आपकी। ठीक है, मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कह देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग, तो सिंधु को इंडस कहते हैं। आगे देखिए, इसमें दो नदियां बताई हैं, झेलम चिनाब। आपको पूरी नदियां, इसकी पांचों नदियां याद होना चाहिए कि पांच नदियां प्रमुख हैं। देखिए, झेलम लाइन से याद करना है इसको। ठीक है, लाइन इसको अरेंजमेंट करने के लिए आता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर लगाओ, तो याद रखना, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, ब्यास, और इधर पे आपकी आ जाएगी सतलज। तो ये 5 नदियां हैं, JCRBS, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, याद रखिएगा। आगे देखिए, तो ये जो आपका कश्मीर का क्षेत्र है, इसको झेलम और चिनाब ने अपवाहित कर रखा है। इसको भी याद रखें, एग्जाम में पूछ लेता है कि सिंधु की कौन सी नदियों ने कश्मीर के क्षेत्र को अपवाहित कर रखा है, तो झेलम और चिनाब ने। वैसे भी लाइन से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो आप लोग इसको दिमाग से भी टिक कर सकते हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है, यानी इसका जो सौंदर्य, यानी इसकी खूबसूरती, इधर के स्थल जो है बहुत ही खूबसूरत है। आपके हिमालय पर्वत निकला हुआ है, नदियां निकली हुई है, बहुत ही अच्छे घास के मैदान है, घूमने के लिए बढ़िया स्थान है, ठंडी ठंडी जगह है। ठीक है, दून बने हुए हैं, यानी बहुत ही अच्छा यहाँ का खूबसूरत, यानी कश्मीर आप जाएंगे तो हिमालय पर्वत की रेंज में आप कहीं भी जाएंगे तो बहुत सुंदर आपके पर्यटक स्थल है, या फिर आपके पूजा पाठ के स्थल है, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे स्थल आपके पाए जाते हैं। तो वही चीज बताया रखा है कि हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, यानी बाहर से लोग जो घूमने आते हैं दूसरे देशों से, यहीं पे अधिकतर घूमने जाते हैं, तो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, तो यहाँ पे तीर्थ स्थल भी बहुत सारे हैं, जैसे देखिए वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है, लोग भाग जाते हैं, अमरनाथ की गुफाएं यहाँ पे मिलेंगी आपको, चरार शरीफ भी मिलेगा। ठीक है, तो सब यहीं पे स्थित हैं, कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, यहाँ बहुत से तीर्थ स्थल हर साल आते हैं, यानी हर साल तीर्थ करने के लिए लोग भाग आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो झेलम नदी के किनारे बसी हुई है, मैंने आपको बता दिया। एक बार देखिए इधर पे बिसर्पित झेलम, झेलम का विसर्प। ठीक है, विसर्प क्या होता है, एक सर्प की तरह लहरा लहरा के नदी चलती है, तो उसको हम कहते हैं विसर्पित। ठीक है, यानी सर्प की तरह, यानी सांप की तरह। सांप आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है, इस प्रकार से चलता है सांप, इस प्रकार से, तो वही बता रखा है कि इसका विसर्पित झेलम का बता रखा है। तो देखिए इधर पे अगर आप गौर करेंगे तो ये झेलम कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। देखिए एक मिनट में इसको जूम करके बताऊं। देखिए इधर पे झेलम वहां से चली आ रही है जूम जूम के, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से घूमी हुई है ना सांप की तरह, इसलिए हम इसको विसर्पित कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, तो इसको थोड़ा आप देखेंगे तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई जैसे, तो उसको देख लीजिए एक मिनट के लिए। तो देखिए हिंदू कुछ श्रेणी है, एक कुननूल की है, ठीक है, पामीर की ग्रंथि है, पामीर को पठार बोला जाता है, इसको पामीर की गांठ बोला जाता है इसको।
तो ये कुछ आपका है, ठीक है। और इसको गांठ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं यहीं से उत्पन्न होकर निकल रही हैं, तो ये गांठ मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, पामीर की गांठ। आपने देखा है पंडाल लगा होता है, पंडाल, ठीक है। उधर पे माता के जगराते हैं जो पंडाल लगाते हैं या शादी में पंडाल लगाते हैं, तो इस प्रकार से एक पंडाल के ऊपर इस प्रकार से लगा होगा, फिर इस प्रकार से उसमें चारों तरफ से इस प्रकार से वो क्या बांध के रखते हैं झालर टाइप की। तो इसी प्रकार से बता रखा है इन लोगों ने कि जो इस वाले भाग को अगर आप उसको देखेंगे तो इसको आप पामीर की गांठ ही समझ लेना, ठीक है। क्या समझेंगे आप, पामीर की गांठ, पामीर की ग्रंथि समझना अगर आप कहीं देखें इसको, तो ठीक है। तो वही चीज बता रखी है। अब देखिए रही आपकी काराकोरम की श्रेणी, रही हमारी कैलाश की श्रेणी, तो कैलाश हमारे इंडिया में नहीं है, ये रही लद्दाख, ये रही जस्कर। तो आप देखेंगे कि सारी जम्मू कश्मीर में आ रही है, तो वही चीज हमने देखी है। अब एक चीज और देखना आप लोगों को, नंगा पर्वत आपको यही मिलेगा। कहाँ मिलेगा नंगा पर्वत? जम्मू कश्मीर एग्जाम में पूछा जाता है कि नंगा पर्वत किस स्टेट में स्थित है या किस श्रेणी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर आप और चीज देखेंगे तो इसकी श्रेणी देखिए तो ये ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है, यानी ये महान हिमालय में पाया जाता है, जो कि आपका नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक फैला हुआ। और नामचा बरुआ या 2500 किलोमीटर बताया था, ठीक है, 2500 किलोमीटर था। तो इधर से नंगा पर्वत से लेके कहां तक फैला हुआ है, तो नामचा बरुआ आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नामचा बरुआ आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तो ये पूछा जाता है कि किस पर्वत से किस पर्वत तक फैला हुआ है, क्या आपका ग्रेटर यानी महान हिमालय, बृहत हिमालय जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जोजिला दर्रा हमने देखा, जस्कर श्रेणी, बारालाचाला दर्रा देखा, सिपकीला, यहीं पे आपको रोहतांग दर्रा मिलेगा, ठीक है। कैलाश श्रेणी इंडिया में नहीं है, ठीक है। सांगपो नदी इस प्रकार से बह रही है, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका नाम बदल दिया जाता है, इसका नामकरण करके ब्रह्मपुत्र रख दिया जाता है, बल्कि इसको तिब्बत में सांगपो नदी बोला जाता है। और फिर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर बदल के यमुना नदी कर दिया जाता है। यमुना नहीं, यमुना तो हमारे यहाँ की है, यमुना बोला जाता है किसको, ब्रह्मपुत्र को। चलिए देखते हैं ये आपकी यमुना गंगा दिखाएगी। तो चलिए एक चीज आपकी इतनी दिखा ली, और एक चीज और देखिएगा, ये रही आपकी सिंधु। सिंधु यहाँ से निकलती है तिब्बत से थोड़ा जम्मू कश्मीर में बह के पाकिस्तान में चली जाती है। तो देखिए झेलम, झेलम के बाद एक मिनट इसको थोड़ा जूम करके अगर आप देखेंगे तो देखिए ये रही आपकी झेलम, ठीक है। और यही ये बता रखा है कि झेलम चुनाव के द्वारा यहाँ का अपवाहित क्षेत्र है, ठीक है। झेलम, ये रही आपकी इधर से चिनाव, ठीक है। ये रही आपकी राबी, ये रही आपकी ब्यास, और ये रही आपकी सतलज। एक चीज गौर करना, ठीक है, ये जो आपकी ब्यास है ये इंडिया में रहती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इन पांचों नदियों में से इंडिया पंचतंत्र कहलाते हैं, ठीक है। पांच नदी के मतलब 5 नदी का जोड़ा कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ब्यास नदी एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी नदी है तो जो ओनली इंडिया में रहती है इन 5 में से, तो इंडिया में यही रहती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से सतलज में मिल जाती है, ठीक है। ये ब्यास नदी अपने आप में क्या करती है, अपने आप में पाकिस्तान में नहीं जाती है, बल्कि सतलज में मिल के जाती है। तो आप इसको अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे सतलज में मिल चुकी है, बल्कि इनका मिलान बिंदु, इनका निकलने वाले मतलब कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, कहाँ जाती है, सारा हम नदियों में पढ़ेंगे, इधर से निकल के इधर पे जाती है। तो ये हो गया हमारा। अब चलिए हम आगे देखेंगे, तो इसको आगे देखिए क्या है, कितना टाइम हो गया। देखिए इधर पे हिमालय तो पूरा हमने इधर पे समाप्त करेंगे। तो इधर पे क्या बता रखा है कि हाँ झेलम श्रीनगर झेलम के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है, मतलब बहुत ही अच्छा आपका डल झील जो है बहुत ही बढ़िया रोचक प्राकृतिक स्थल है, ठीक है। अब इसको चलिए आगे थोड़ा देखेंगे, तो देखिए आगे इसमें क्या है। डल झील तो मैंने आपको बता दिया, डल झील के बारे में काफी चीजें। तो अब चलिए आगे देखते हैं। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में रहती। अब देखिए जब कश्मीर में पर्वत है तो वो युवावस्था में तो बहेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब नदियां पहाड़ों से गिरती हैं तो बहुत तेजी से आती हैं, और बहुत तेजी से आती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि अपने युवा अवस्था में बहुत ही उछल के मतलब चल वाली नदियां इधर पे चल रही हैं, तो युवा अवस्था में वहां पर रहती है। और जैसे ही पहाड़ों से नीचे आती है तो उसका युवा अवस्था उधर पर खत्म हो जाती है। तथापि नदी स्थल रूप के विकास में पूर्ण अवस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृतियां विसर्पित का निर्माण करती हैं। अभी अपनी पूर्ण अवस्था में आ गई, यानी मतलब थोड़ा युवा अवस्था से थोड़ी और चले आएंगे तो इनका थोड़ा जो ऐसा होता है ना कि बॉडी जब बूढ़े हो जाते हैं थोड़ी कमजोर हो जाती है, उसी प्रकार से नदियों का सिस्टम रहता है। इनकी जो धारा होती है वो जब तेज चलती है तो उसको हम युवा अवस्था में कहते हैं, जैसे धीरे हो जाती है तो उसको हम पूर्ण यानी वृद्धावस्था बोल देंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही इसमें आती है तो क्या करती है, विसर्पित आकार ले लेती है, यानी समतल मैदानों में आते हैं ये सर्प के आकार ले लेती है। जब सर्प के आकार लेती है तो तरह तरह की क्या करती है, तरह तरह की आकृतियां बनाती रहती है, जिसका निर्माण नदी पूर्ण अवस्था में करती। चलिए इसको छोड़ दीजिए इधर पे। और क्या है, ये दीजिए एक रोचक तथ्य, कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है, यानी कश्मीर घाटी में इसका विसर्पी बहाव दिखाया गया है, मैंने आपको फोटो भी दिखाई। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है
तो देखिए जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से नदियां झील काट देती हैं, तो ये झेलम नदी ने ही डल झील को काट रखा है। ठीक है, डल झील झेलम का ही एक समय पे हिस्सा थी, लेकिन अब वो डल झील बन चुकी है अलग से। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय न्यूनतम आधार रही है। चलिए इसको आगे देखिए, छोड़िए इसको, आगे देखिए, जल्दी इसको करते हैं। प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है। दक्षिणी भाग में देखेंगे तो इसमें देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब जैसे ही दक्षिणी भाग की अब बात करें, नदियां जैसे ही इस प्रकार से आती हैं नीचे की साइड, तो पहाड़ों से जब नीचे गिरती हैं तो गड्ढे टाइप का करेंगी। कोई चीज अगर आप ऊंचे से गिराते हैं, अभी आप भी देखिए एक नल खुला छोड़ देना, तो खुला नल छोड़ेंगे आप तो एक गड्ढा टाइप का नीचे की साइड हो जाएगा। तो वही चीजें जब पर्वत से नीचे नदियां गिरेंगी तो एक गड्ढा कर देंगी। क्या करेंगी? अनुदैर्ध्य कटाव करेंगी। अब गड्ढा करेंगी तो अब गड्ढाओं को, वो जो गड्ढे जो गार्ज टाइप के हो चुके हैं वहां पे, अब उसको हम दून कहते हैं। पहले वहां पे पानी बंद रखा था। एक मिनट रुकिए, इसको फिर से देखेंगे। ट्रांस हिमालय, महान, इसको कलर चेंज कर देंगे। एक मिनट देखिए, ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय के बाद आपका आएगा मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद आएगा आपका शिवालिक। अब इसको नोट करिएगा कि पर्वत रहा, इधर से नदियां आई, अब इधर ने इधर पे इस जगह पे दून बना रखे इसने। कहां पे? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच इसने दून बनाए हैं। इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि दून जो है कहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो, आपको नहीं पता, मतलब ये वाला जो हिस्सा है आपका शिवालिक वाला पहले नहीं था। ठीक है, तो नदियों ने क्या किया, जैसे ही पर्वत से गिरी तो यहाँ पे उन्होंने गड्ढा कर लिया। ठीक है, अब गड्ढे जब इधर पे हो गए तो गड्ढे हो गए। अब जब पानी भरता रहा, और आपको पता है जो हिमालय से नदियां निकलती हैं 12मासी नदियां होती हैं। 12मासी यानी 12 महीने उसमें पानी रहता है, 12 महीने। ठीक है, ये कोई बारिश के मौसम से नहीं रहता है, यानी मौसमी नदियां नहीं रहती। तो ये गड्ढे हो गए। अब गड्ढे हो गए, ठीक है, अब गड्ढे भर गए। अब भरते रहे गड्ढे तो अब क्या होगा, पानी नीचे की साइड आएगा। तो ये पानी जो है और नीचे की साइड आया। अब जो पानी जब नीचे की साइड आया तो ये दून क्या हुए, ये जो गड्ढे हुए खाली हो गए। और अब इस समय पे जो दून गड्ढे बने हुए हैं, ये जो दून इस प्रकार से बने हुए मिडिल और शिवालिक के बीच, यानी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, ये गड्ढे अब खाली हो गए। ठीक है, और नदियां क्या हुई, नदियों ने अपने निक्षेप छोड़ के अब क्या किया, शिवालिक का निर्माण कर दिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय का कौन सा पार्ट सबसे युवा है। ठीक है, यानी सबसे जवान वाला पार्ट तो आपको याद रखना है शिवालिक है, क्योंकि शिवालिक आपका नदियों के बहाव से बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इस प्रकार से ये जो दून है आपके, ये दून खाली हो गए। अब ये दून खाली हो गए तो यहाँ पे लोग रहने लगे और यहाँ पे आपके शहर बस गए। ठीक है, तो इनको हम दून कहते हैं। तो याद रखिएगा दून बने कैसे और किन घाटियों के बीच स्थित हैं, हिमालय के किन पार्ट के बीच स्थित हैं। अब वहां पे दून बन गए तो दून पे लोग बाग रहने लगे, खेती करने लगे, क्योंकि वहां की मिट्टी जो उपजाऊ है, क्योंकि नदियां अगल बगल से निकलती हैं तो अच्छे पानी आने की सुविधा इन्होंने हो जाती है। ठीक है, अपने निक्षेप भी छोड़ देते तो उससे भी मिट्टी वहां की उपजाऊ हो जाती है। तो वहां पे आपके हैं जम्मू के दून, ठीक है, पठानकोट दून, देहरादून, पाटली दून। इस प्रकार से जब अपने नाम सुने होंगे तो वो जो दून है आपको वहीं पे स्थित है, यानी हर शहर के पीछे दून लगा रखा है। क्यों? क्योंकि वो दून में स्थित है। तो पूछा जाता है एग्जाम में दून कहाँ स्थित है, बता दीजिएगा किस हिस्से में। हम बात करेंगे हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, अब उत्तराखंड हिमालय की जब हम बात करेंगे, हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय की बात, तो देखिए क्या है हिमाचल तथा उत्तराखंड, आप आराम से कह देंगे उत्तराखंड की बात कर रहा है। तो देखिए उत्तराखंड आपको कहाँ मिलेगा, तो रहा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद इधर पे आपको क्या मिलेगा, हिमाचल। और ये रहा आपका ये वाला हिस्सा आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, ये वाला आपका राज्य उत्तराखंड है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली जो है घाघरा की सहायक नदी है। तो आप इसको काला घाघरा से याद कर सकते हैं। और जब मैं आपसे पूछे कि जो काली नदी है किस नदी की सहायक नदी है, तो आप बता देंगे कि घाघरा की, क्योंकि आपको काला घाघरा नाम से इसको याद करेंगे तो दोनों नदियां आपकी मिक्स होकर आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए क्या है इधर पे, तो बता रखा है कि पश्चिम में रावी नदी से इसकी जो सीमा निर्धारण है, किसकी, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय की जो सीमा निर्धारण है रावी नदी से, किस नदी, पूर्व में काली नदी आपकी जो है, काली नदी जो आपकी है विवाद बनी हुई है। ठीक है, विवाद बना रखा है किसने, उत्तराखंड और आपका नेपाल ने इसमें विवाद बना रखा है। यानी उत्तराखंड इधर पे खत्म होता है और नेपाल आपका शुरू होगा, तो यही हिस्सा है आपका। ये जो हिस्सा आपका बनेगा तो आपका उत्तराखंड हिमालय और हिमाचल के आप बोल देंगे तो आपका काली नदी। और आप पश्चिम में किसकी बात करेंगे, पूर्व, एक मिनट, इसको सॉरी, पश्चिम में आप रावी नदी की बात करेंगे तो देखिए
पूरब में आप काली नदी की बात करें तो देखिए काली नदी कुछ आपकी यहाँ से है, ठीक है, और आपकी जो इधर पर रावी नदी है इसमें इधर पर बता रखा है। बल्कि अगर आप इसका विभाजन सतलज से करते काली नदी था तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कुमाऊं हिमालय, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसकी लंबाई है जो कि 320 किलोमीटर एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा सतलज, रावी नहीं बोलेंगे आप, सतलज काली, सतलज से काली यानी सतलज से काली तक के बीच का हिस्सा जो 320 किलोमीटर है इसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है। अब बात करेंगे हम काली से रावी से काली तक की, यानी रावी काली हो गई, ठीक है, यहाँ से इसकी बात करना आप लोग। तो चलिए इसको देखेंगे थोड़ा। तो घाघरा की सहायक नदी है काली नदी, काला घाघरा से याद रखिएगा। यह भारत की प्रमुख नदी तंत्रों का हिस्सा है। तो इसमें आप इस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, सिंधु और गंगा, क्योंकि जो घाघरा नदी है आपकी, जो घाघरा नदी है वो आपकी सिंधु से संबंधित नहीं है बल्कि गंगा से है। तो ये जो क्षेत्र है आपका कुछ गंगा और सिंधु से अपवाहित, क्योंकि उत्तराखंड में आपकी गंगा नदी ही बहती है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, ब्यास, सतलज जो सिंधु, तो इसकी बात करेंगे रावी, ब्यास, सतलज जो किसकी सहायक नदी है, सिंधु की है। और यमुना तथा घाघरा की बात करेंगे आप तो गंगा की है, और घाघरा की सहायक नदी कौन है आपकी, काली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये नदियां इस प्रकार से यहाँ पे बह रखी हैं। तो इसको थोड़ा गौर से देखना। अब देखिए किस प्रकार से बना रखा है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मैंने हिंदूकुश, पामीर, कुन्नूल की श्रेणियां की गांठ बांट वगैरह आपकी दिखाई है। तो देखिए इधर पे, तो ये जो चीज आपकी इधर पे दिखाई हुई है उसको क्या किया, इधर से स्टार्ट करके इस प्रकार से यहाँ तक इसने इस प्रकार से उसको इस प्रकार से इसको समझना थोड़ी कि इस वाली चीज को इस प्रकार से रख दिया, ठीक है, इस वाले भाग को इस प्रकार से रख के समझाया हुआ है। अब देखिए आप किस प्रकार से समझाया हुआ है। अगर आप बात करेंगे इधर पे सिंधु गंगा के मैदान, सिंधु गंगा के मैदान उत्तर प्रदेश के मैदान है आपके, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैदान बता रखा है। फिर बात करेंगे आप शिवालिक की, शिवालिक सबसे आपका बाह्य हिमालय बोला जाता है। फिर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मध्य हिमालय मिलेगा, फिर आप जाएंगे तो आपको बृहद हिमालय मिलेगा, सबसे ऊंचा है। फिर आपको लद्दाख श्रेणी, फिर मिलेगी कैलाश श्रेणी, फिर मिलेगा आपको तिब्बत का पठार, फिर मिलेगी आपको कुन्नूल की ढाल, ठीक है, कुन्नूल की ढाल। तो इस प्रकार से इस वाले पार्ट को मैंने अभी आपको बताया कि इस वाले पार्ट को उठा के इस प्रकार से पलट दिया और इस प्रकार से रख दिया, तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको दक्षिण से उत्तर में अरेंज किया हुआ है। कहां से किया, दक्षिण से उत्तर में अरेंज इसको किया हुआ है। चलिए इसको आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। मैंने कक्षा 8 की क्लास में आपको बताया था कि मरुस्थल आपके मात्र गर्म नहीं होते हैं, ठंडे भी होते हैं। तो जो लद्दाख मरुस्थल है हमारे यहाँ का ठंडा मरुस्थल है, और लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। तो लाहौल और स्पीति जिले आपके कहाँ पाए जाएंगे, बता दीजिए, कश्मीर हिमालय में पाए जाएंगे। कश्मीर में एक बार इसको सर्च कर लेना, या तो हो सकता है उत्तराखंड में पाए जाए, हो सकता है हिमाचल में पाए जाए, तो मुझे उतना कंफर्म नहीं है। आप लोग इसको लाहौल और स्पीति जिले को सर्च कर लेना। हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, 3 प्रमुख है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय में आपका क्या होता है, जिन्हें हिमाचल में धौलाधार तथा उत्तराखंड में नांग तिब्बा, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि जो आपके हैं कौन कौन से, मैंने आपको बताया था, पीर पंजाल, नांग तिब्बा, धौलाधार, महाभारत, मसूरी रेंज। मैंने आपको ट्रिक भी बताई इसकी कि नागिन ने धो के क्या किया, महाभारत मचा दी और सबको पंचर कर दिया एकदम। तो क्या फिर ये लोग कहाँ गए, फिर आराम से रेस्ट करने के लिए मसूरी रेंज में घूमने गए। तो इसको आप क्या कहेंगे, पूरे मिडिल हिमालय के भाग है। नाम याद रखिएगा क्योंकि हर राज्य में इसको अलग नाम दे दिया, ठीक है, हर राज्य में इसको अलग नाम दे दिया, ठीक है। किसको, मिडिल यानी मध्य हिमालय को इसको निचला या फिर लघु हिमालय या फिर लेसर हिमालय भी कहते हैं। भाई तरह तरह के नाम है। लघु मीन्स होता है छोटा, तो इसको हम निचला हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर उसको लेसर मीन्स भी तो छोटा होता है, लघु होता है, तो इस प्रकार से इसका नाम है। या फिर उसको हम मिडिल हिमालय भी, बीच की वजह से इसको मिडिल भी कह देते हैं, तो ये हो गया आपका। तो इसको उत्तराखंड में नांग तिब्बा कह देते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कह देते हैं। आगे देखिए क्या है, पीर पंजाल कहाँ कह देते हैं इसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। आगे देखिए, और उत्तर पश्चिम दिशा में फैली शिवालिक की श्रेणी। अब देखिए शिवालिक आपको सबसे नीचे मिलेगा इस प्रकार से। अब आगे देखिए इसमें क्या है, इसे हिमालय के खंड में सब स्थित हैं। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश शासन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र थे। यानी जो 1000 से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर के जो पर्वत थे, तो जो ब्रिटिश शासन था तब उनके लिए आकर्षण का केंद्र बने थे। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत कौन कौन से हैं आपके, जैसे कि देखिए धर्मशाला, घूमने के स्थल हैं आपके घूमने वाले, धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, आपका लैंसडाउन और रानीखेत यहीं पे पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अब बात करेंगे आपके कहाँ पाए जाते हैं, मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। याद रखिए एग्जाम पूछा जाता है, मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। और इधर पे आपके जो है कश्मीर में यहाँ पे जो वो पाए जाते हैं, देखिए रानीखेत है आपका,
ठीक है। और यहाँ पे आपको घास के मैदान भी मिलेंगे, ठीक है। इसकी दक्षिणी ढलानों पे मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर है तो इसकी इस साइड की ढलानों पे आपको किसके मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय की दक्षिणी ढलानों पे आपको क्या मिलेंगे, तो घास के मैदान मिलेंगे, जिनको कश्मीर में आगे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देखेंगे आगे। इधर पे मैं आपको बता देती हूँ कि कश्मीर में इनको गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग के नाम से जाना जाता है, यानी कश्मीर में इनमें मर्ग मर्ग करके मर्ग लगा दिया जाता है। उत्तराखंड हिमाचल में अगर आप बात करेंगे तो बुलियार, बुलियार, ठीक है। इतने खास इसमें नहीं दिए हुए। बुलियार आपका बुलयाल, ठीक है, और पयार, ठीक है। बुलियार और पयार नाम से ये घास के मैदान जाने जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं बुलियार पयार क्या है। पयार क्या है, घास का मैदान है, दून है, घाटी है, पर्वत है, मतलब कुछ भी बोल देंगे तो याद रखिए घास के मैदान है। मैंने नाम बताया आपको, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, बुलियार पयार। एग्जाम में पूछा जाता है बुलियार पयार कहाँ पाए जाते हैं। मर्ग पूछा जाता है घास के मैदान को मर्ग कहाँ कहा जाता है, तो कश्मीर में। चलिए इसको आगे देखते हैं। शिवालिक, शिवालिक की बात देख लीजिए। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवाबाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचना से हुई है। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ, यानी अब उधर पे क्या बोला था, अब उसको देहरादून बना दिया गया। अब चलिए इसको थोड़ा और देखेंगे। इधर पे इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, शिवालिक और दून। तो शिवालिक यहाँ पे पाए जाते हैं, दून, ठीक है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून आपके मैंने आपको बताया, चंडीगढ़, कालका का दून, नालागढ़ का दून, देहरादून, हरिके का दून, पाटली दून, ये सब आपके पाए जाते हैं। कोटा दून, इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। दून की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, देहरादून। एग्जाम पूछ लेता है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी कितनी है, 22 से 25। अब आप अंदाज लगा दीजिए कि लंबाई इसकी इस माली में क्या है, 35 से 25 और चौड़ाई इसकी 22 से 25 है, ठीक है। 35 से 45 है, 25 बोल दिया मैंने। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के यहाँ पे क्या है, भोटिया प्रजाति पाई जाती है। तो आपको खुद पता है कि अधिकतर प्रजातियां जो है यहाँ पे जो है प्रजातियां ही पाई जाती हैं, तो भोटिया प्रजाति यहाँ पाई जाती है। कहाँ पे, बृहद हिमालय में। पूछ लेता है कि हिमालय के कौन से हिस्से में भोटिया प्रजाति पाई जाती है, तो बृहद हिमालय में। एक खाना बदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, बुलियार में चले जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या है, इधर पे ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान है, तो बुलियार में चले जाएंगे। और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं, ठीक है। कौन लौट आता है, तो भोटिया, ठीक है, भोटिया प्रजाति। चलिए इसको आगे देखिए, थोड़ा जल्दी देख लेंगे। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी आपको कहाँ मिलेगी, तो मिडिल हिमालय में ही मिलेगी। एग्जाम में पूछ लेता है फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये आपके क्या है, केदारनाथ, बद्रीनाथ आपके तीर्थ स्थल है। हेमकुंड साहिब ही इसी इलाके में पाए जाते हैं। तो घूमने वाले स्थान, घूमने वाले नहीं सॉरी, यहाँ पे तीर्थ स्थल भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से आपके, कौन से हिमालय में पाए जाते हैं, तो आपके मध्य हिमालय में यानी लघु हिमालय में पाए जाते हैं। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री से गंगा निकलती, यमुनोत्री से यमुना निकलती, केदारनाथ बद्रीनाथ आपका क्या है, केदारनाथ बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, तो ये आपका तीर्थ स्थल है। हेमकुंड आपका यही पाया जाता है। चलिए इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग है। प्रयाग हम नदियों में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, जिनका विवरण इस पुस्तक की, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, पुस्तक में दिया हुआ है पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 में देखेंगे। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। अब आप इसमें अंदाज लगा सकते हैं कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, तो कहाँ पे पाया जाएगा भाई, सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय में पाया जाएगा, यानी सिक्किम राज्य में पाया जाएगा। और दार्जिलिंग हिमालय यानी कुछ दार्जिलिंग का हिस्सा भी जो है वो सिक्किम हिमालय में इधर पर काउंट है। इसमें पश्चिम में नेपाल। तो अब बताइए 1 मिनट के लिए, देखिए इधर पे क्या बता रखा है कि ये रहा आपका, क्या रहा, ये रहा आपका सिक्किम। तो बता रखा है कि पूरब में भूटान, पश्चिम में नेपाल, ठीक है। और उत्तर में अगर आप देखेंगे तो चाइना भी मिल जाएगा आपको, तिब्बत। तो नीचे की साइड आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से आपका पूरा सिक्किम घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसको आगे देखेंगे तो क्या बता रखा है, पश्चिम में नेपाल और पूरब में भूटान है, ठीक है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम में पता है आपको क्या पाया जाता है, सिक्किम में कंचनजंगा पाई जाती है, जो कि हमारी पूर्णतः हमारी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहाँ तेज बहने वाली तिस्ता नदी, कौन सी नदी, तिस्ता, इसे याद रखिएगा। तिस्ता नदी कहाँ बहती है, सिक्किम में। और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां इधर पर पाई जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पहुंच चुके हैं हम लोग। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है, उसको लेप्चा दर्रा नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ की पहाड़ियों के नाम, दर्रों के नाम जनजातियों के नाम पर ही रखे हुए हैं अधिकतर, ठीक है। तो अगर आपसे जनजाति पूछो आपको पता ना हो तो उसके दर्रे के नाम या पहाड़ियों के नाम से आप लोग टिक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है, लेप्चा दर्रा भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय,
दक्षिण भाग कहाँ है आपका, नीचे की साइड की बात कर रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे की साइड बात करेगा, ठीक है, जिसमें आपका नेपाली, बंगाली और मध्य हिमालय की जनजातियां सम्मिलित हैं। तो अब देखिए कि जो पे जो बता रखा है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में क्या विशेषता है, नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है बंगाल से, तो सब यहाँ की जनजाति इस भाग में पाई जाती है, कहाँ पे, दार्जिलिंग में है, ठीक है। यहाँ की प्राकृतिक दशा देखिए, मध्यम ढाल है, यानी बड़ी बड़ी ऐसी ढालें हैं, ठीक है, गहरी तथा जीवाश्म युक्त मिट्टी है। जीवाश्म युक्त मिट्टी क्यों है, क्योंकि जंगल ज्यादा है, जंगल ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, जंगल ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, और ये सब होगा तो आपको क्या मिलेंगे उधर पर, सांप बिच्छू, यानी जंगली जानवर ज्यादा मिलेंगे, जंगली जानवर ज्यादा मिलेंगे तो मरेंगे, मरेंगे तो जीवों के अंश मिलेंगे, यानी वहां पे क्या मिलेगा, उनकी बॉडी डली रहेगी, बॉडी यानी वहां पे उनका जो है बॉडी उधर पे डली रहेगी, तो हड्डी वड्डी वहां पे जीवाश्म तो आपको मिलेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए, ठीक है, अभी भी हम लोग भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज लगा गए तो छोड़ गए, हम वो लोग लगाए थे, हम लोग भी वहां पे खेती करते हैं। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है, क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हिमालय से भिन्न है थोड़ा, जिनका उपयोग चाय बागान लगाने में किया जाता है। याद रखिएगा द्वार स्थलाकृतियां एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि द्वार स्थलाकृतियों पे किस चीज के बागान लगाए जाते हैं, तो द्वार स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती हैं, किस चीज के बागान लगाए जाते हैं, तो भाई ढलानी होगी ना स्थलाकृतियों में, और क्या रहेगा, तो चाय के बागान पाए जाते हैं, ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात तथा प्राणी जात और आर्किड के लिए प्रसिद्ध है। अब भाई रमणीय सौंदर्य तो होगा क्योंकि पहाड़ी हैं, पर्वत हैं, पहाड़ी पर्वत के अलावा यहाँ पे क्या है आपका, बहुत सुंदर सुंदर वन है, ठीक है, और ये सब है, तो वन है तो वनस्पति होगा, वनस्पति होगी तो भाई प्राणी मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, तो ये सब रमणीय क्षेत्र हैं, ठीक है। नेशनल पार्क भी आपके मिल जाते हैं। अब चलिए जल्दी जल्दी से अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। सबसे अरुणाचल प्रदेश आपका कहाँ है, राज्य की लोकेशन माइंड में हमेशा टिक 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 टॉक करनी चाहिए, यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे फैला हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए पटकाई बूम, नागा, मिजो, तो ये सब आपकी गारो खासी जयंतियां, यह सब आपकी फैली हुई हैं। चलिए इसको आगे देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। अब आपसे कोई पूछे दिफू दर्रा कहाँ है तो आराम से बता दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में, भूटान से अरुणाचल हिमालय स्टार्ट होता है, दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण से, इसकी दिशा आप लोग देख लेना, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियां में आपकी कौन सा है, कतंगू और नामचौरवा। नामचौरवा मैंने आपको बताया था, और कातंगू भी याद रखिए, एग्जाम पूछ लेता है। वैसे कातंगू आप कितनी इंपोर्टेंट नहीं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन अगर पूछे तो आपको बनना चाहिए। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण में तेजी से फैली हुई, उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से फैली हुई हैं, इस प्रकार से फैली हुई हैं। मैंने अभी आपको दिखाई, पटकाई, नागा, मिजो हिल्स, ठीक है, और मणिपुर की हिल्स भी आपको यहीं मिलेंगी, क्योंकि नागमणि भी आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा, ये मैंने आपको बता दिया, ये पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती हुई और गहरे गार्ज बनाती। अब देखिए जब जैसे ही तीव्र मोड़ आएगा ना तो गहरे गार्ज तो बनेंगे, यानी गहरे गड्ढे तो बनना स्वाभाविक है, ठीक है। वहां नदियां द्वारा विक्षेपित होती हैं, यानी नदियां जब घूमती हैं भाई तो गहरे गड्ढे बनाएंगे, तो उनको हम गार्ज कहते हैं। नामचौरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है, ठीक है, जिसको हम देहांग गार्ज के नाम से जाने जाते हैं। और एक इधर पर नदी भी बहती है, तो उधर की जो नदी है उसको भी हम देहांग नदी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब एक चीज इधर पे आप देखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे नामचौरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। एग्जाम में पूछते हैं, वनडे एग्जाम में, कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारे जो राज्य है किस राज्य से इंडिया में प्रवेश करती है, क्योंकि आपको पता है कि जो है तिब्बत से निकलती है, ठीक है, जिसको तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। तो किस राज्य से प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हो। जैसे ही इस प्रकार से घूम के आती है तो देहांग गार्ज का निर्माण करती है, बहुत बड़ा गार्ज बनाती है भाई, ठीक है। तो इसको कुछ लोग गार्ज कहते हैं, कुछ लोग इसको देहांग नदी कहते हैं, तो अलग अलग है, ठीक है, सबके अलग अलग है बोलने की। वैसे भी एक चीज पे 1000 लोगों के आपके बयान आ जाते हैं। तो देखिए अब इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है, कामेंग, सुबनसिरी, देहांग, दिबांग, लोहित, ये नदियां पूछ लेता है कि किस नदी की सहायक नदी। अब नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में भाई कोई सी भी नदी है, आपको क्या टिक करना है, तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी टिक कर देना है। तो ये आपकी देहांग, दिबांग, लोहित, कामेंग काफी बार पूछ गई है, याद रखिएगा। तो ये नदियां किसकी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की हैं। ये बारहमासी
बारहमासी नदियां, भाई बारहमासी तो है, हिमालय से निकलने वाली तो हर नदी बारहमासी है और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। अब पहाड़ियां हैं ऊंची ऊंची, पर्वत है ऊंचे ऊंचे, तो ऊंचे से ही गिरेंगे और ऊंचे से गिरेंगे तो पर्वतीय जलप्रपात यानी झरना ही तो बना देंगे, जलप्रपात झरना कहते हैं। इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफी अच्छी है। तो ये लोग क्या करते हैं, इससे वो टरबाइन बरबाइन लगा के घुमा घुमू के क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन कर देते हैं। अरुणाचल प्रदेश की एक मुख्य विशेषता है कि यहाँ बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि इधर पे पहाड़ियां वगैरह हैं और इधर पे जंगल वगैरह हैं, तो वहाँ पे जनजातियां निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार से, कौन सी? मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी, नांगा। और एक चीज याद रखेगा, मिसमी, निसी, नांगा इस प्रकार इसी नाम से पहाड़ियां भी इधर पे पाई जाती हैं। तो अगर आपको याद ना हो, अगर आपसे पूछ ले कि मिसमी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, निसी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो आप आराम से टिक कर देना, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, क्योंकि यहीं पे ये जनजाति पाई जाती है, मोनपा, अबोर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से ज्यादातर जनजातियां कैसी हैं? झूम, यानी झूम खेती करती हैं। सब झूम झूम के खेती, यानी एक जगह खेती करी, यहाँ पे उपजाऊपन चला गया, दूसरी जगह खेती करी, तीसरी जगह खेती करी, चौथी जगह खेती करी, इस प्रकार से झूम झूम के खेती करती रहती है। जिन्हें स्थानांतरित, यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाना, यानी चला जाना, तो इसको हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, इसको श्लेष खेती भी कहते हैं, और ये जला भी देते हैं। ठीक है, जगह को जला भी देते हैं, तो इसको हम वर्ण खेती भी कहते हैं। तो इसके नाम याद रखिएगा कि वर्ण, श्लेष। अब इसको थोड़ा मैपिंग देख लीजिए। वैसे टाइम तो बहुत हो चुका है आपका, 1 घंटे से ऊपर गया, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, इसको देखिएगा। देखिए मकालू, कंचनजुंगा, ये आपकी ऊंची ऊंची चोटी है। मकालू कहाँ पाई जाती है? नेपाल में। एवरेस्ट आपकी नेपाल में पाई जा रही है। ठीक है, दिहांग नदी इधर पे आपकी चल रही है, लोहित नदी इधर पे, नामचौल आपकी इधर पे। ठीक है, नामचौल आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। भूटान, लेपचा दर्रा यहाँ पे आपका भूटान और सिक्किम के बीच है। ठीक है, भूमला दर्रा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इधर पे आपका तिस्ता नदी आपकी। गारो, खासी, जयंतियां, एक चीज याद रखना, गारो, खासी, जयंतियां जो हैं आपकी पहाड़ियां, ये आपकी दक्षिण के पठार का हिस्सा है। ठीक है, जो कि कहां पाई जाते हैं आपकी, जो कि मेघालय में पाई जा रही हैं। ठीक है, किसका हिस्सा है? दक्षिण के पठार का हिस्सा है, हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें कौन सी पहाड़ियां आपकी दक्षिण के पठार का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिएगा गारो, खासी, जयंतियां। और आपकी मिकिर, रेगमा, बराइल, मैं इसको लिख देती हूँ, गारो, खासी, जयंतियां इसमें लिखी हुई है, मिकिर, रेगमा, बराइल। ठीक है, और ये जनजातियों के नाम पर ही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिकिर, रेंगमा, और इधर पे आपकी रेंगमा के बाद आ जाती है आपकी बराइल, तो याद कर लीजिएगा और इसको नोट कर लेना। ये 6 जो पहाड़ियां हैं आपकी मेघालय में पाई जा रही हैं, और मेघालय के बाद जो है आपकी स्थिति मेघालय में। और आपको पता है गारो, खासी, जयंतियों को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो गारो, खासी, जयंतियां मेघालय क्षेत्र में स्थित वाला जो क्षेत्र है, इसको ही हम पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, जो कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। इसको याद रखेगा। 6 पहाड़ियां आपकी हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इधर पर कृषि करी जाती है, क्षेत्र जैव विविधता में धनी है। भाई जैव विविधता क्यों नहीं होगी? जैव विविधता यानी पता है आपको बायोडायवर्सिटी क्या होती है? जीव जंतु तरह तरह के होना, वनस्पति जात तरह तरह का होना। तो यहाँ पर तरह तरह का है ना, बहुत ज्यादा धनी है जीव जंतुओं में और आपका जो है वनस्पति में। क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, तो तरह तरह के इधर पर खरपतवार, पेड़ पौधे, या फिर इधर पे आपकी जंगल वंगल बहुत ज्यादा पाया जाता है। और दूसरा बात, आपका जीव जंतु पाए जाएंगे। जब जंगल पाया जाएगा तो जंगल के जीव जंतु पाए जाएंगे, तो भाई जैव विविधता का धनी हो गया। ठीक है, इंग्लिश में इसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया, यानी वहाँ के जो समुदाय हैं आसपास के, उन्होंने संरक्षण किया। नहीं तो लोग बाग तो पेड़ बाड़ सब काट देते, अपने फायदे के चक्कर में सब काट के रख देते। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पे विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र, यानी उबड़ खाबड़ है। तो भाई यहाँ पर रेल की पटरी या फिर पे आप बसें वगैरह जो निकलेगा बहुत कम है, क्योंकि उबड़ खाबड़ जगह है। तो यहाँ पे परिवहन की सुविधा उतनी ज्यादा नहीं है, बहुत नाम मात्र के लिए बहुत कम है। इसलिए तो जहाँ उधर पे जो विकसित, उधर पे ज्यादा जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उधर पे ज्यादा विकसित नहीं है, वहाँ पे अधिकतर जनजातियां ही पाई जाती हैं। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर यहाँ पर कारोबार किया जाता है। तो द्वार क्षेत्र से इधर पर कारोबार कर लिया जाता है। अब इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। पूरब पहाड़ियां और पर्वत, तो पूरब की जो पहाड़ियां हैं और पर्वत, तो पूर्वी पहाड़ियां देख लीजिए। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। अब पूरब पहाड़ियां की बात कर रहे हैं, वो पटकाई भूम, नांगा और मिजो की पहाड़ियां, या फिर आप त्रिपुरा की पहाड़ियों की बात करें तो क्या बता रखा है कि उत्तर से दक्षिण, यानी इस प्रकार से फैली हुई है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। जैसे देखिए पटकाई भूम, इसको या
पटकाई बम भी कुछ लोग कहते हैं, याद रखिएगा। पटकाई बम या पटकाई बम, बम पटक दिया कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम पाई जाती है। नागा हिल्स आपकी नागालैंड में पाई जाती है। मणिपुर में, ठीक है। मिजो दक्षिण में इसको मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियां कहते हैं, याद रखिएगा। लुसाई नाम आ जाए तो कौन सी पहाड़ियां आपकी, मिजोरम की पहाड़ियां हैं। ये नाम आपके कुछ अटपटे हैं इसलिए याद करना जरूरी है। यहाँ एक निजी पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियां झूम तथा स्थानांतरित खेती करती हैं। तो यहाँ की जनजातियां यहाँ पर रहती हैं और झूम तथा स्थानांतरित खेती करती हैं। बराक मणिपुर तथा मिजोरम की एक प्रमुख नदी है। बराक नदी आपकी पूछी जाती है कहाँ बहती है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो बहती है, साथ साथ ही मणिपुर तथा मिजोरम में बहती है। बराक नदी पूछी जाती है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसको हम लोकटक झील कहते हैं। ये लोकटक झील जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पता है आपको, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लोकटक झील है यहीं पे आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में किस झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है, या फिर पूछा जाता है किस राज्य में पाया जाता है, तो जो है आपका या उसका नाम क्या है, तो नाम उसका है केबुल लमजाओ, याद रखिएगा, केबुल लमजाओ। मणिपुर में पाया जाता है और लोकटक झील में तैरता हुआ पाया जाता है, ठीक है। और यह चारों ओर से, और आपको देखना हो किस प्रकार तैरता है तो आप YouTube पे सर्च करके देखना, आपको चीजें क्लियर रहेंगी। और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। कैसा है? चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। कौन? लोकटक झील। और इसमें तैरता हुआ केबुल लमजाओ पाया जाता है। केबुल लमजाओ आपका राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, नाम याद रखना, मोलेसिस बेसिन कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। मृदुल और असंगठित चट्टानों से, मृदुल यानी जो चट्टान है बड़ी भुसभुसी टाइप की, यानी मतलब बहुत जल्दी क्या होती है, टूट फूट जाती हैं। जो चट्टान है बहुत जल्दी टूटती है। मृदुल यानी बहुत कमजोर है, टूट जाती हैं, भूस्खलन हो जाता है, ठीक है। असंगठित यानी संगठन तो है ही नहीं, जब भी तो टूटती है। संगठन होता तो क्यों टूटती? बिल्कुल नहीं टूटती, अलग अलग है। आगे देखिए, नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। नॉर्थ ईस्ट में भाई जितनी नदियां बहती हैं लगभग ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियां हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियां बराक नदियों की सहायक नदियां हैं, ठीक है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियां बराक नदी की सहायक नदी है। तो बराक नदी इधर पे दिखाई गई है आपकी, तो कुछ नदियां इधर पे हैं जो बराक नदी की हैं। आगे देखिए, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है, तो इसको हम नदियों में देखेंगे, ठीक है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां कौन सी है? मणिपुर के पूर्वी भाग में जो नदियां बहती है, कौन सी बहती है? चिंदबिन नदी। कौन सी? चिंदबिन नदी, ठीक है। चिंदबिन नदी की सहायक नदियां है, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी की सहायक नदी है। कौन सी? मणिपुर की पूर्वी भाग से बहने वाली चिंदबिन, ठीक है। चिंदबिन किसकी सहायक है? इरावती। अब इरावती आप इंडिया में मत इसको बहने देना। ये कहाँ बहती है? म्यांमार इसको पहला नाम इसका बर्मा था, तो इरावती बर्मा में बहती है। और बर्मा की जो इरावती नदी की सहायक है वो आपकी चिंदबिन। तो चिंदबिन कहाँ पे बहती है? तो मणिपुर के पूर्वी भाग में चिंदबिन बहती है। इसको याद रखिएगा दोनों को। अब देखिए, उत्तरी भारत के मैदान हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम जो आपका 1.5 घंटे पहुंचने वाला है, 1 घंटा 10 मिनट तो हो ही गया आपका। तो उत्तर पूर्वी भाग ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको भी हम इसी प्रकार से विस्तार से और ट्रिक से अच्छे मजे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और चीजें कुछ समझ में आई हुई हिमालय पर्वत के बारे में तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मिलेंगे कल इसी टॉपिक के साथ, कौन से? उत्तर भारत के मैदान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।